हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 22 और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको डेली बोल रही हूँ, क्वेश्चंस को नोट करते जाना है और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी नोट कर लें। क्लियर है? और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने दिया है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हुआ है, ये किस देश में आयोजित किए गए थे? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, जापान, रूस और नॉर्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन चीन में किया गया था। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2020 तक बीजिंग में आयोजित किए गए थे। चीन का शहर है बीजिंग, जहां पर शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे। और इन ओलंपिक में नॉर्वे को कुल 37 पदक के साथ शीर्ष स्थान, यानी कि शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? नॉर्वे, जिसने कुल 37 पदक जीते हैं। जर्मनी ने कुल 27 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, यानी कि जर्मनी 27 पदकों के साथ इस ओलंपिक में दूसरे स्थान पर रहा है। और चीन 15 पदकों के साथ इस ओलंपिक में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आरिफ खान ने किया था। ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, इसमें भारत को कोई भी पदक हासिल नहीं हो पाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल, ठीक है, कोलकाता में एक उद्योग वाणिज्यिक और उद्योग मंडल है एसोचैम, जिसके द्वारा आयोजन किया गया था किसका? एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का। ठीक है। और इसी प्रोग्राम में कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो कोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी, इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। महारत्न कंपनी क्या होती है? महारत्न एक तरीके की क्या है? उपाधि है। भारत में किसी भी कंपनी को मिलने वाली सबसे बड़ी उपाधि है। तो इस प्रकार भारत में वर्तमान में कुल महारत्न कंपनियां अभी तक जो है वो है 11। ठीक है। उन्हीं में से एक है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर है? अब बच्चों, यहाँ पे एसोचैम की बात आई थी, तो जो एसोचैम है ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। एसोचैम, इसे हम कहते हैं एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये हो गया आपका एसोचैम का फुल फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, या इसी को हिंदी में हम कह सकते हैं
भारत वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। क्लियर है? तो एसोचैम के द्वारा आयोजित किया गया था एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह, जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बच्चों यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की बात आ रही है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? प्रमोद अग्रवाल। क्लियर है? प्रमोद अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडिडास कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीपिका पादुकोण, मनिका बत्रा, दिशा पटानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनिका बत्रा। यहाँ देखिए इमेज में ये है मनिका बत्रा, जो कि भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर है, भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर है, जिन्हें अभी हाल ही में एडिडास कंपनी ने क्या किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। और बच्चों 2021 में एडिडास ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए मनिका बत्रा, इनके बारे में जान लेते हैं। मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जो हुए थे वहां पर इन्होंने गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया था। और बच्चों यहाँ पे जो कंपनी आई है आपकी एडिडास, ये क्या है? ये एक खेल का सामान, स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज और कपड़े आदि बनाने वाली एक कंपनी है, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। एडिडास ब्रांड जो है ये काफी फेमस माना जाता है खेल के सामान के लिए और जो आपके स्पोर्ट्स शूज आते हैं उनके लिए। और एडिडास आपकी एक जर्मन कंपनी है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश की कंपनी है तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मन, यानी कि जर्मनी देश की कंपनी है एडिडास। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान और भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी भारत करेगा। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए 2023 में आईओसी, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। ठीक है, ये आयोजन भी भारत में कहां पर किया जाएगा? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, और ये कहां पर स्थित है? आपका मुंबई में, जहां पे इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये जो आयोजन है भारत को 40 साल बाद इस सत्र की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है भारत को। ठीक है, और इससे पहले 40 साल पहले, ठीक है, 40 साल पहले भी भारत ने इस सत्र की मेजबानी की थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि 2022 में आईओसी सत्र के आयोजन की मेजबानी किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग, यानी कि चीन के शहर बीजिंग में। क्लियर है? और अभी हाल ही में यहाँ पर ओलंपिक, जो शीतकालीन ओलंपिक है वो यहाँ पर अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ, बाबूशाह कोहली, पीएम गांधी मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीएम गांधी मोदी के द्वारा
ये पुस्तक लिखी गई है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट। यहाँ देखिए इमेज में एक तरफ पुस्तक का जो कवर पेज है उसको दिखाया गया है, और ये जो है ये कौन है, प्रियम गांधी मोदी, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। तो वर्तमान में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम मोदी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि 2 साल से हम सबको पता है कि पूरी दुनिया ही कोविड के संकट से जूझ रही थी, और भारत में जो वर्तमान प्रधानमंत्री रहे हमारे कौन है, पीएम मोदी हैं। तो इन्होंने इस दौरान कोविड संकट के दौरान में अपनी क्या भूमिका निभाई है, किस तरीके से देश को बचाने में अपना सहयोग किया है, किस तरीके से जो भारत के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। तो ये सारी चीजें, इनका क्या रोल रहा है, तो वो सारी चीजें इस पुस्तक में मेंशन की गई हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये एक कंपनी है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार हमें बताना है कि भारत में करोड़पति परिवार, ठीक है, करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11%, 12%, 13% या फिर 15%। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11%। 2021 में करोड़पति परिवारों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए 2021 में करोड़पति परिवारों की संख्या 4,58,000 हो गई है, ठीक है। भारत में कुल जो करोड़पति परिवार है उनकी संख्या कितनी हो गई है, 4,58,000, जिसमें भी सबसे ज्यादा कहां पर है आपके जो करोड़पति परिवार है, मुंबई में 20,300, ठीक है। पहले स्थान पर कौन आएगा, मुंबई। दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका दिल्ली, जहां पर इनकी संख्या कितनी है, 17,400, और कोलकाता में यही करोड़पति परिवारों की जो संख्या है वो कितनी है, 10,500, यानी कि 10,500। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण नामक कार्यक्रम को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? हमें बताना है कि जो प्रोजेक्ट आरोहण है ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, असम, हरियाणा या फिर त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। असम राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों, छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। यानी कि इस परियोजना को शुरू करने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है, मुख्य रूप से ये किसके लिए शुरू की गई है, छात्रों के लिए। और छात्रों के लिए भी किसके लिए, छात्रों के मार्गदर्शन, यानी कि अपने फ्यूचर में वो क्या करेंगे, और उनको उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कौशल का मतलब क्या होता है, जो भी उनके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं जो भी कुशलता है, जिस क्षेत्र में वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ऐसे छात्रों को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। और यहाँ पे बच्चों असम राज्य की बात आई है, तो असम के बारे में देखेंगे। असम राज्य की राजधानी ये क्या है, तो ये अभी असम की जो राजधानी है बच्चों वो हो जाएगी आपकी दिसपुर। क्लियर है? और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, हेमंत बिश्वा शर्मा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, जगदीश मुखी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेखक, संगीतकार, पत्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्रकार।
रवीश तिवारी ये कौन थे? पत्रकार थे, जिनका अभी हाल ही में कैंसर के कारण इनका निधन हो गया था। ये काफी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो बच्चों ये वे इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो रवीश तिवारी थे ये इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान ने किसे अपना नया निदेशक नियुक्त किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजीत मिश्रा, चेतन घाटे, पंकज सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान ने चेतन घाटे को क्या किया है? अपना नया निदेशक नियुक्त किया है। यहाँ देखिए इमेज में ये हैं चेतन घाटे, जिन्हें आर्थिक विकास संस्थान ने अपना निदेशक बनाया है, और इन्होंने अजीत मिश्रा का स्थान ग्रहण किया है। यानी कि अभी तक आर्थिक विकास संस्थान के जो निदेशक थे वो कौन थे? अजीत मिश्रा थे। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास संस्थान की बात आई है तो इसकी जो स्थापना है बच्चों ये कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तरुण दास। और यदि आपसे पूछा जाए कि आर्थिक विकास संस्थान के जो संस्थापक थे, यानी कि इसकी स्थापना की किसने थी, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? VKRV राव। क्लियर है? VKRV राव। और बच्चों आपको बता दूं कि ये इसकी जो स्थापना की गई थी इसका पर्पस क्या था? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अनुसंधान यानी कि शोध। ठीक है, किसके क्षेत्र में? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोध के लिए इस संस्थान को स्थापित किया गया था। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का पहला कारवां पार्क बनाया जाएगा? हमें ऑप्शन दिए गए हैं असम, कर्नाटक, गुजरात और केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। तो केरल राज्य में पहला कारवां पार्क बनाया जा रहा है राज्य का। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए यह पार्क केरल के इडुक्की जिले के एक हिल स्टेशन वागामोन में बनाया जाएगा। ये जो पार्क है केरल राज्य में तो बनाया जा रहा है, तो उसमें भी कहां पर? इडुक्की जिले में। इडुक्की जिले के पास एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? वागामोन। क्लियर है? क्या नाम है? वागामोन, जहां पर इस पार्क को बनाया जा रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर आप इमेज में देखिए, इस पार्क में क्या है? ये बस है। तो इस पार्क में जो बस है इसका मतलब क्या है? इस पार्क में क्या होगा? इस पार्क में एक वाहन होता है जिसमें होटल जैसी आपको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो एक मतलब यहाँ पर होटल या रिजॉर्ट नहीं बनाया जाएगा, वाहन होता है, यानी कि बस के स्ट्रक्चर में एक गाड़ी बनाई जाएगी, उसमें आपको यहाँ पर होटल जैसी सारी सुविधाएं जैसे सोफा, बेड, फ्रिज, माइक्रोवेव, चार्जिंग सिस्टम, ये सारी इत्यादि, ये सभी प्रकार की चीजें जो भी लोग जब घूमने जाते हैं उन्हें इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की सारी चीजें यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे केरल राज्य की बात आई थी, तो केरल राज्य की राजधानी ये क्या हो जाएगी? आपकी तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन। और यदि आपसे पूछा जाए कि केरल के जो वर्तमान राज्यपाल हैं तो आप क्या बताएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये क्या है? एक पुस्तक का नाम दिया गया है, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक का यहाँ पे विमोचन है, नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो हमें बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रो खन्ना, उमा दास, प्रतीक गौतम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रो खन्ना।
यहाँ देखिए इमेज में ये बुक का कवर पेज है, क्लियर है, और यहाँ देखिए नाम भी लिखा है ऑथर का, रो खन्ना। और ये जो बगल में इमेज एक दी गई है, ये कौन है? रो खन्ना, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो आइए रो खन्ना ये कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। रो खन्ना भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो सिलिकॉन वैली क्षेत्र सहित कैलिफोर्निया जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अमेरिकी कांग्रेसी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों टर्म यूज हुआ है अमेरिकी कांग्रेसी, इसका मतलब क्या है? अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ठीक है, तो ये अमेरिका के नागरिक हैं और अमेरिकी कांग्रेसी यानी कि अमेरिकी सांसद है, जो कि किस क्षेत्र से है? कैलिफोर्निया क्षेत्र से। कैलिफोर्निया में भी सिलिकॉन वैली नामक जो क्षेत्र है वहां से ये सांसद है वहां के, और कैलिफोर्निया जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक तो आप इसको आसानी से समझ भी लेंगे, लिटरेसी इसका मतलब क्या होता है? साक्षरता। साक्षरता मतलब कि पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ाई लिखाई का काम कौन सा मंत्रालय करेगा? शिक्षा मंत्रालय करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह योजना जो बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है वयस्क शिक्षा को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, अभी जो 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, और बजट घोषणा, और जो 2021-22 का जो बजट घोषित किया गया था उनके सभी पहलुओं को जोड़ना है। और देखिए यहाँ पे दिया है, सरकार ने वयस्क शिक्षा शब्द को किसमें परिवर्तित कर दिया है? सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है, यानी कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है, तो जो टर्म यूज किया जाता था वयस्क शिक्षा, इसकी जगह पर अब क्या शब्द यूज किया जाएगा? सभी के लिए शिक्षा। क्लियर है बच्चों? और यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पे देखिए शिक्षा मंत्रालय की बात आई थी, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री ये कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान। ये सब आपको जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो हमें बताना है कि जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक योजना है ये किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना को लॉन्च किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान चलाया गया है। ठीक है, यानी कि जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना है ये किसके अंतर्गत आएगी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आएगी। और यहाँ पर देखिए PMFBY, इसी को शॉर्ट में कहा गया है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो योजना चलाई गई थी तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कभी कभी किसानों के ऊपर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो इसके तहत क्या होती है? खेती पूरी नष्ट हो जाती है,
और जो किसान लोग होते हैं ये काफी कर्ज में चले जाते हैं, तो इस तरीके से इनको इस कर्ज से मुक्ति के लिए ये बीमा प्रदान किया जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो बात आई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इस योजना को पहली बार 18 फरवरी 2016 में, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो डेट क्या हो जाएगी 18 फरवरी 2016 को, और कहां पर लॉन्च किया गया था, मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से नंबर के खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 48वें, 49वें, 47वें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 48वें। तो इस साल खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? 48वें नंबर के। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इस महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया है। तो वर्तमान में जो एमपी के राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? मंगू भाई पटेल। इन्होंने ही इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। और ये जो महोत्सव है, इस महोत्सव का आयोजन कब तक के लिए किया जा रहा है? 26 फरवरी तक के लिए किया जाएगा। इस साल इस समारोह में एक जो नई चीज रखी गई है वो क्या है? 5 किलोमीटर की दिल खेल के घूमो मैराथन। ठीक है, क्या है? दिल खेल के घूमो, एक इस नाम की एक मैराथन का आयोजन भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं। इसमें जो नारा दिया जा रहा है वो क्या है? हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं। इस नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना को पैदा करना है। तो इस समारोह में जो एक नई चीज है वो क्या है? ये मैराथन है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मैराथन का नाम क्या है? दिल खेल के घूमो, जो कि कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की है। और इसमें जो नारा दिया जाएगा वो क्या है? हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं। और ये किसके लिए बताया जा रहा है? महिलाओं के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी है कि पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना को पैदा करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। तो हमें बताना है कि ये कौन थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पत्रकार थी, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थी, या फिर लेखिका थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन जो दिए गए इनमें से कोई है ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता। तो जो शकुंतला चौधरी हैं ये कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी। आइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए ये स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। गांधीवादी का मतलब हो गया कि जो गांधी, जैसे गांधी जी के जो रूल्स थे उनको फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गांधीवादी कहा जाता है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका 102 साल की उम्र में निधन हो गया है, यानी कि इनकी जो डेथ हुई है उस टाइम पे इनकी एज क्या थी? 102 साल थी। काफी लंबे समय के लिए जीती हैं। और इन्हें शकुंतला बाई देव के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे 2022 में, उनकी घोषणा की गई थी। उनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार इनको सम्मानित, कौन से पद्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पद्मश्री। क्लियर है इतना? तो 2022 में शकुंतला बाई देव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपका काम क्या है? वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो लगी कैसी है इसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। और साथ ही साथ वीडियो को क्या करना है? आपको शेयर करना है।
जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ये उन तक भी पहुंच सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऐसे ऑन कर लेना। चैनल का नाम क्या है? चंदन सर कानपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि और भी बच्चों को पता चले कि हाँ, हमारे चैनल पर किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और कैसा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।